एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आप देख रहे हैं जनमन धन ई कॉन्क्लेव और अब हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आप बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इन दिनों राज्यसभा के सांसद हैं और वित्त मामलों पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ है। सुशील मोदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। नमस्कार। मुझे जरा ये बताइए सुशील मोदी जी कि ये जो इस बार का बजट है, जो कोरोना संक्रमित अर्थव्यवस्था है, उसके उपचार के लिए क्या आपको लगता है कि सही है? आपने अब तक इसका एक्सरे कर लिया होगा। नहीं, देखिए, ये कोरोना काल के अंदर जो बजट पेश किया गया है, यह एक और जहां कोरोना का मुकाबला कर रहा है, कोरोना से उत्पन्न जो चुनौतियां हैं, वहीं दूसरी ओर जो हमारी इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो कैसे पटरी पर लौट कर आए, इसी दो चीज़ों पर ये पूरा बजट केंद्रित है। उसमें आप देख रहे होंगे कि अर्थव्यवस्था पर वापस पटरी पर लौट कर आए, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना, और वह भी खर्च इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जो आधारभूत संरचना है। और इसलिए आधारभूत संरचना पर इस बजट के अंदर लगभग 5,54,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। देखिए, पहली बात तो मैं यह कह दूँ आनंद जी आपको कि कल जब ये बजट पेश किया गया है तो 23 साल के बाद ये पहला मौका है जब सेंसेक्स और निफ्टी उसमें 5% की उछाल दर्ज की गई है। इसके पहले 23 साल पहले जब चिदम्बरम ने और 1997 में ड्रीम बजट पेश किया था, तब जो सेंसेक्स था उसके अंदर भारी उछाल आया था। और देखिए, कोरोना का मुकाबला करने के लिए इस बजट में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है और लगभग 2,23,000 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। जबकि 2020-21 में जो स्वास्थ्य प्रक्षेत्र था उस पर 94,000 रुपये का प्रावधान था और करीब 3 गुना या 2.5 गुना बढ़ाकर 2,23,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, और जिसमें 35,000 करोड़ रुपया केवल वैक्सीन के लिए प्रावधान किया गया है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आप लोग कह रहे हैं कि ये बजट कदम बढ़ा रहा है। ऐसी 2-3 क्या बड़ी बातें आपको नजर आती हैं? जरा एक सरल भाषा में आम लोगों के लिए बताइए, जिससे आपको लग रहा है कि भारत अब आत्मनिर्भर बन जाएगा इस बजट के बाद। नहीं, देखिए, कोई एक दिन में तो आत्मनिर्भर बनेगा नहीं। हम उस दिशा में कदम उठा रहे हैं। देखिए, रोजगार पैदा करने के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो सबसे बड़ा माध्यम है, और पूंजीगत परिव्यय का मतलब होता है जिससे संपत्ति का निर्माण हो, यानी एयरपोर्ट, बिजली, एयरलाइंस, जो सड़क है, बिजली है, ये जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर जो खर्च किया जाता है जिससे संपत्ति का निर्माण होता है, एसेट क्रिएशन होता है, उसको पूंजीगत परिव्यय कहते हैं। और इससे रोजगार पैदा होता है। अगर सड़क बनेगी तो रोजगार पैदा होगा। और इसलिए जो सबसे बड़ी चुनौती थी कि जो बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए हैं, कल कारखाने बंद हो रहे हैं, उस चुनौती का मुकाबला करने के लिए एक ही तरीका था कि ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किया जाए, स्पेंडिंग, खर्च खर्च खर्च। चूँकि देखिए, आमदनी तो बहुत कम हो रही थी, राजस्व संग्रह में भारी कमी आ गई, और ऐसी परिस्थिति में कैसे माने खर्च किया जाए, स्पेंडिंग किया जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती थी। नहीं, लेकिन आप जो कह रहे हैं ना कि खर्च की बात कह रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले केंद्र की सरकार ने। सुशील मोदी जी, आपसे थोड़ी देर पहले मनीष तिवारी मेरे साथ जुड़े हुए थे, कांग्रेस के नेता। आप लोग कह रहे हैं हम खर्च करने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं, प्रावधान कर रहे हैं। उनका कहना था कि सीधे जनता के हाथ में पैसा दीजिए ताकि उनकी क्रय शक्ति बढ़े, ताकि मार्केट में पैसा आए, नहीं तो ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। देखिए ये उनके सोचने का तरीका होगा। मार्केट अगर पैसा लोगों के हाथ में दे दिया और लोगों ने बैंकों में पैसा रख लिया और खर्च नहीं किया तो क्या करेंगे? ठीक है, सुशील मोदी जी, आप कह रहे हैं आप लोगों ने इतना काम किया, इस बजट को एक तरीके से आप ड्रीम बजट बता रहे हैं। तेजस्वी यादव हैं, वो कह रहे हैं, उन्होंने ट्वीट किया, मैं पढ़ के आपको सुना दे रहा हूं कि ये देश बेचने वाला बजट है। ये बजट नहीं, सरकारी प्रतिष्ठानों, संपत्तियों को बेचने की सेल थी। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, लाल किला, बीएसएनएल, एलआईसी बेचने के बाद ये बजट नहीं, बल्कि अब बैंक, बंदरगाह, बिजली लाइनें, राष्ट्रीय सड़कें, स्टेडियम, तेल की पाइपलाइन से लेकर वेयर हाउस बेचने का भाजपाई निश्चय है, ये कह रहे हैं तेजस्वी यादव। जिनको अर्थव्यवस्था का एबीसीडी पता नहीं है और दूसरे के लिखे हुए को ट्वीट कर रहे हैं, उनको पता है क्या
कि क्या अर्थव्यवस्था होती है, क्या पब्लिक फाइनेंस होता है, क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। केवल मुझे वो इतना ही बता दें कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, फिस्कल डेफिसिट क्या है, तो मैं उनको मान लूँ कि आप क्या हैं। अरे अगर एयर इंडिया अगर घाटे में चल रही है, तो अगर एयर इंडिया का अगर निजीकरण किया जाता है तो कोई पाकिस्तान को नहीं ना दे रहे हैं। अगर कोई बेहतर तरीके से अगर चला सके उद्योगों को, और देखिए वो नेहरू जी का ज़माना चला गया कि 50 और 60 के दशक में सरकार उद्योग चलाती थी, अब सरकार उद्योग नहीं चलाती है। और इस बजट में नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऐलान किया है कि हम 2 बैंकों का और 1 इंश्योरेंस कंपनियों का निजीकरण करेंगे। और बैंक, और देखिए अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में बैंकों की बहुत बड़ी भूमिका है, इसलिए एक हम बैड बैंक का हम निर्माण करने जा रहे हैं। बैड बैंक का मतलब ये हो गया एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, हाँ। यानी बैंकों का जो एनपीए है सुशील उसको मोदी वो जी, जो बैंक होगा वो खरीद लेगा, आप वो बड़ी उसके बात कह पास रहे हैं। चला जाएगा। जी आप बड़ी बात कह रहे हैं। इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, आप निजीकरण की बात कह रहे हैं और उसकी आप वकालत भी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि पूंजीपति मित्रों को देश की संपत्ति सौंपने की योजना है ये। देखिए, अब राहुल गांधी, उनके तो खानदान को 50 साल राज करने का मौका मिला ना, और हम लोग को जब सेवा करने का मौका मिला है, और अगर निजीकरण का मतलब है पूंजीपतियों के हाथ में संपत्ति दे देना है, तो मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आता है। इससे क्या होगा? डिसइन्वेस्टमेंट है। इससे क्या होगा सुशील मोदी जी, थोड़ा ये भी समझाइए। लोगों के मन में भ्रम है, ये जो आप कह रहे हैं ना, बीमा क्षेत्र की बात कर रहे हैं कि आपने 74% तक एफडीआई कर दिया, इसमें इससे क्या फायदा होने जा रहा है? देखिए, हम जो डिसइन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं 1,75,000 करोड़ का, तो घाटे में चलने वाली कंपनियां जो ठीक से नहीं चल पा रही हैं उनको निजी हाथों में देंगे, और उससे जो राजस्व प्राप्त होगा, आखिर सरकार चलाने के लिए राजस्व की आवश्यकता है ना। अगर हम घाटे में चलने वाली कंपनियों का घाटा बर्दाश्त करते रहें और हर साल उसके अंदर हम पैसा लगाते रहें, तो इसका कोई औचित्य नहीं है। चलिए मैं अब आगे बढ़ रहा हूं, मैं बजट पर एक बार फिर से लौट रहा हूं, और बजट को चुनावी बजट कहा जा रहा है। मैं आपके सामने एक आंकड़ा रख रहा हूं। 2,27,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम के लिए। बिहार जैसे राज्यों के लिए क्यों नहीं कुछ किया गया इसमें? चूंकि वहां चुनाव हो गए, इसलिए। आप खुद बिहार से आते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि बिहार के लिए नरेंद्र मोदी जी ने, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, नरेंद्र मोदी जी ने 53,000 करोड़ रुपया केवल सड़कों पर बिहार में खर्च किया जा रहा है। अभी हाल ही के दिनों में, और कोयलवर पुल के बगल में जो 4 लेन पुल का उद्घाटन हुआ है, जो पटना आरा बक्सर जो 4 लेन बन रहा है, और तो इसलिए बख्तियारपुर से लेकर बेगूसराय होते हुए खगड़िया तक जो 4 लेन बन रहा है, तो 53,000 करोड़ रुपया बिहार में केवल सड़क पर क्षेत्र पर केंद्र की सरकार खर्च कर रही है। देखिए, इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है, चुनाव तो होते ही रहेंगे किसी न किसी राज्य के अंदर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील मोदी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत बारीकी के साथ इस बजट को तमाम दर्शकों को समझाने का प्रयास किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।